स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन की, अर्थात मुद्रा संस्फीति एवं मुद्रा अपस्फीति की। फर्स्टली हम देखते हैं कि रिफ्लेशन या मुद्रा संस्फीति की सिचुएशन क्या होती है। देखिए, मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन के कारण जब आर्थिक मंदी छा जाती है, चारों ओर बेरोजगारी फैल जाती है, उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग व्यवस्था सब चौपट हो जाते हैं और आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इन दुष्प्रभावों को दूर करके अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान अर्थात रिकवरी के उद्देश्यों से जब जानबूझकर मुद्रा प्रसार किया जाता है, अर्थात साख तथा मुद्रा की मात्रा में जब जानबूझकर वृद्धि की जाती है, तो उसी ट्रेंड को या उसी प्रवृत्ति को हम रिफ्लेशन या मुद्रा संस्फीति कहते हैं। प्रोफेसर कॉल ने इसे डिफाइन करते हुए कहा है कि जब जानबूझकर मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए मुद्रा प्रसार किया जाता है तो इसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। यद्यपि इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन दोनों में ही मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यह है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये परिस्थिति वश होता है, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज है उनके कारण होता है, जबकि रिफ्लेशन की सिचुएशन में ये डिफ्लेशन के प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जहाँ एक बीमारी है, वहीं रिफ्लेशन इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है या इलाज के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति है अर्थात इन्फ्लेशन है और मुद्रा संस्फीति है अर्थात रिफ्लेशन है, उसमें मौलिक डिफरेंस जो अभी हमने स्टडी किया उसके अलावा और क्या क्या अंतर है। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मुद्रा संस्फीति अर्थात रिफ्लेशन का उद्देश्य रोजगार एवं उत्पादन पर मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर कर अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना है, जबकि इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति का उद्देश्य अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है प्रारंभ। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेशन का प्रारंभ मुद्रा संकुचन की चरम सीमा अर्थात उसके पीक लेवल के पश्चात होता है, जबकि मुद्रास्फीति सामान्य स्तर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें विधि के आधार पर। मुद्रा संस्फीति अर्थात रिफ्लेशन एक जानबूझकर अपनाई गई आर्थिक नीति है जिसमें मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव को दूर करने का उद्देश्य निहित होता है, जबकि मुद्रास्फीति अनिश्चित होती है, यह कोई निश्चित रूप में प्रकट नहीं होती। नेक्स्ट है इन पर नियंत्रण। चूंकि मुद्रा संस्फीति जानबूझकर की जाती है, अतः यह पूर्ण नियंत्रण में रहती है और इसे चाहे जहां रोका जा सकता है, पर मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन अनिश्चित होने के कारण काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती है और इसे नियंत्रित करना प्राय असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव के आधार पर। मुद्रा संस्फीति अर्थात रिफ्लेशन में संकुचन और आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को रोकने तथा उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान अर्थात रिकवरी की अवस्था लाई जाती है। यह डेड वेट इकोनॉमी अर्थात मृतप्राय अर्थव्यवस्था में जीवन संचारित करती है ताकि जनजीवन सामान्य एवं सुखद हो सके, जबकि मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन के दुष्प्रभाव काफ़ी दुखद होते हैं, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था सामान्य से तेजी की ओर बढ़ती है तो महंगाई के बढ़ने से जीवन कष्टप्रद तथा आर्थिक वितरण अन्यायपूर्ण हो जाता है। तो ये हुआ मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संस्फीति में अंतर अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रा संस्फीति के उपाय कौन कौन से हैं, अर्थात मुद्रा संस्फीति के अंतर्गत कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। मुद्रा
संस्फीति के अंतर्गत वही उपाय अपनाए जाते हैं जो कि मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनाए जाते हैं, जिनकी स्टडी हमने प्रीवियस वीडियोज में की है। मुद्रा संस्फीति के अंतर्गत आर्थिक पुनरुत्थान के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं ताकि उत्पादन, रोजगार, आय और व्यावसायिक लाभ बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, करों में कमी की जाती है क्योंकि जैसे ही करों में कमी की जाएगी तो लोगों के पास में व्यय योग्य आय बढ़ जाएगी। इससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होगी, जिससे कीमतें भी बढ़ेगी। फलस्वरूप डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्याज की दर में कमी करना। ब्याज की दर जैसे ही कम होगी तो ब्याज की दर कम होने से अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि व्यावसायिक लाभ बढ़ जाएंगे। इससे प्रभावपूर्ण मांग पुनः बढ़ेगी, उत्पादन, रोजगार, आय में वृद्धि होगी तथा कीमतों में भी वृद्धि होगी और डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट है सरकारी व्यय में वृद्धि अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने से भी इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, जिससे उत्पादन, रोजगार, आय और कीमत स्तर बढ़ेगा और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन। जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ेंगे, फलतः मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। लास्ट है कीमत स्तर को धीरे धीरे ऊंचा करना, और जैसे ही कीमत स्तर बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और अर्थव्यवस्था सामान्य स्तर पर आ जाएगी। तो ये हुए कि रिफ्लेशन के अंतर्गत कौन कौन से मेजर्स अपनाए जाते हैं ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन अर्थात मुद्रा अपस्फीति की सिचुएशन क्या है। देखिए, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। मुद्रा अपस्फीति इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपनाई जाती है और ये डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन डिफ्लेशन परिस्थितिवश अर्थात डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से होता है, जबकि डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर अपनाया जाता है। अर्थात डिफ्लेशन बीमारी है जबकि डिसइन्फ्लेशन इलाज है इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो स्टडी कर लेते हैं हम इसकी। जब मुद्रा स्फीति अर्थात इन्फ्लेशन के कारण मूल्य स्तर असाधारण रूप से बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ते मूल्यों से निराशा छा जाती है तथा उपभोक्ता वर्ग कराहने लगता है, तो जानबूझकर कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाने की जो नीति अपनाई जाती है उसे हम मुद्रा अपस्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अतः इन्फ्लेशन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में कमी की जाती है तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यह मुद्रास्फीति के दोषों के निराकरण हेतु अपनाई जाने वाली एक सुधारवादी प्रक्रिया है। यद्यपि मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन और मुद्रा अपस्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन दोनों में ही मुद्रा व साख की मात्रा में कमी होती है, किंतु डिफ्लेशन की सिचुएशन में ये कमी परिस्थितिवश होती है अर्थात डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से होती है, जबकि डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये कमी जानबूझकर की जाती है। डिफ्लेशन की सिचुएशन में स्थिति बिगड़ती है जबकि डिसइन्फ्लेशन का यूज सुधार के लिए किया जाता है। इन दोनों में यही मौलिक अंतर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन मौलिक अंतर के सिवा और क्या क्या डिफरेंसेज इन दोनों के मध्य है। तो फर्स्ट है उद्देश्य अर्थात मुद्रा
अपस्फीति का एक निश्चित उद्देश्य मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने का होता है, जबकि मुद्रा संकुचन परिस्थितियों की अनिश्चित देन है। नेक्स्ट है प्रारंभ। मुद्रा अपस्फीति का प्रारंभ अर्थात डिसइन्फ्लेशन का प्रारंभ मुद्रास्फीति की दुखद सीमा से होता है, अर्थात जब इन्फ्लेशन चरम सीमा पर या पीक लेवल पर पहुंच जाता है तब डिसइन्फ्लेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और यह सामान्य स्तर तक जब कीमत लेवल आ जाता है, अर्थात प्राइस लेवल जब सामान्य स्तर पर आ जाता है तब तक ये रहता है, जबकि डिफ्लेशन का अर्थात मुद्रा संकुचन का प्रारंभ सामान्य स्तर की सुखद स्थिति से गिरते मूल्यों की दुखद अवस्था की ओर चलता है, अर्थात डिफ्लेशन तब प्रारंभ होता है जबकि प्राइस लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते अर्थव्यवस्था को मंदी के कुचक्र में फंसा देता है। नेक्स्ट है विधि। मुद्रा अपस्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन एक ऐच्छिक और जानबूझकर अपनाई गई निश्चित नीति होती है, जबकि मुद्रा संकुचन एक अप्रत्याशित एवं अनिश्चित स्थिति की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है नियंत्रण। मुद्रा अपस्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन पूर्णतः नियंत्रित एवं ऐच्छिक नीति का परिणाम है, जबकि मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन एक दीर्घकालीन संकट की स्थिति है जिसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। लास्ट है प्रभाव के आधार पर। मुद्रा अपस्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन के प्रभाव सुखद होते हैं, जबकि मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन के प्रभाव दुखद होते हैं। जहां मुद्रा अपस्फीति रोजगार, मूल्यों आदि में स्थायित्व द्वारा मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया है, वहीं मुद्रा संकुचन बेकारी, अनैतिकता और अस्थिरता उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये हुआ मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति में अंतर, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें फर्स्ट है कर को बढ़ाना, क्योंकि जैसे ही टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर अर्थात क्रय शक्ति कम हो जाएगी। लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी व्यय योग्य आय है वो घट जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग कम होगी, जिससे उत्पादन रोजगार आय का स्तर घटेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा क्योंकि कीमतें भी घट जाएगी। नेक्स्ट है सरकारी व्यय में कमी करना। जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम होगा। जैसे ही मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। इसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है ब्याज की दर को ऊंची करना अर्थात कठोर मुद्रा नीति अपनाना। जब अर्थव्यवस्था में जो उधार मिल रहा है वो हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा अर्थात ऊंची ब्याज दर पर मिलेगा तो लोग अब इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, उधार कम लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होने से उत्पादन रोजगार आय कम होगी और कीमतें भी घटेगी। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में जैसे ही वृद्धि की जाएगी तो उत्पादन में वृद्धि होने से सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस डिक्रीज होगी और जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज होगी तो डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी अर्थात इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है आयात में वृद्धि करना अर्थात इंपोर्ट्स को बढ़ाना। जैसे ही हम दूसरे देश से अधिक मात्रा में वस्तुएं आयात करने लगेंगे तो हमारे देश में वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति काफ़ी बढ़ जाएगी और जैसे ही वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी और डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा या बहुत कम चेंज होगा तो इस सिचुएशन में सप्लाई डिमांड के कंपेरेटिवली अधिक होगी, जिससे प्राइसेस डिक्रीज होगी और कीमत स्तर नीचे आ जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा।
नेक्स्ट है नियंत्रण व राशनिंग का प्रयोग करना। नियंत्रण और राशनिंग के प्रयोग द्वारा भी अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है कि प्राइस लेवल इससे अधिक ना हो। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगाना। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगा सकता है। इसके लिए वो बैंक रेट को बढ़ा सकता है, CRR, SLR को बढ़ा सकता है, और ये सब क्या होती है वो हम प्रीवियस वीडियोज़ में स्टडी कर चुके हैं। जैसे ही मनी सप्लाई पे कंट्रोल होगा तो प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है बजट घाटे को कम करना, अर्थात सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे। जैसे ही एक्सपेंडिचर कम होगा तो लोगों के पास जो व्यय के रूप में सरकार से मुद्रा आएगी, अर्थव्यवस्था में उस मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, अर्थात सर्कुलेशन में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, और जैसे ही मुद्रा की पूर्ति कम होगी प्राइस लेवल डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा के बढ़ते कोषों का मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव नियंत्रित करना, अर्थात एक्सपोर्ट्स को घटाना, क्योंकि जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे तो इस सिचुएशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ेंगे, तो इस सिचुएशन में जो फॉरेन करेंसी है वो देश में आएगी और मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगी। लेकिन यदि मुद्रा की इस पूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इस प्रकार इन सभी उपायों के द्वारा डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, प्राइस लेवल को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि रिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन तथा रिफ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और रिफ्लेशन हेतु कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, अर्थात डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर जो रिफ्लेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है तथा डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, और डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर कौन कौन से उपाय अर्थव्यवस्था में डिसइन्फ्लेशन की नीति के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टैगफ्लेशन की, अर्थात निस्पंद स्फीति की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।